हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम रिवाइज करेंगे एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। पिछली क्लास में हमने देखा था कि लीनियर जीनोम्स पर जब रेप्लिकेशन खत्म हो जाता है तो प्राइमर रिमूव होने के बाद लास्ट पर डीएनटीपीज ऐड नहीं हो पाते, जिस कारण छोटा सा पार्ट रेप्लिकेट नहीं हो पाता, जिस वजह से उतने पार्ट पर डीएनटीपीज ऐड नहीं हो पाते और उसे हम लोग बोलते हैं एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। और ये जनरली लीनियर जीनोम्स में देखने को मिलती है, सर्कुलर जीनोम्स पर या इंटरनल पोजीशन पर ये कंडीशन देखने को नहीं मिलती और मोस्टली सोमैटिक सेल्स पर ही ऐसा देखने को मिलता है। और इसी प्रोसेस को हम टीलोमेर शॉर्टनिंग का नाम देते हैं और ये एक फिनोमिना है जो कि एजिंग से एसोसिएटेड है। तो आपने देखा था कि जब आपके पास डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ तो कुछ पार्ट लास्ट का जहाँ पे प्राइमर रिमूव हो जाते हैं, 3' OH ग्रुप की अनअवेलेबिलिटी की वजह से वहां पर उतनी जगह पर डीएनटीपीज ऐड नहीं किए जा सकते, क्योंकि 3' OH ग्रुप ही नहीं है तो डीएनटीपीज कहाँ से आएंगे। तो इतने पार्ट पर गैप्स बन जाते हैं और ये गैप्स फुल नहीं किए जा सकते, इसीलिए 3' ओवरहैंग का जनरेशन हो जाता है और इसे हम बोलते हैं एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। तो जब कभी भी रेप्लिकेशन होता है, हर एक राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद कुछ पार्ट डीएनए का रेप्लिकेट होना फेल हो जाता है, जिस वजह से आपके डीएनए की लेंथ छोटी होते रहती है। और अगर ऐसी ही डीएनए की लेंथ छोटी होते रहे तो आपके पास जीन्स को नुकसान पहुंच सकता है। तो इसीलिए क्या होता है कि आपके पास डीएनए के लास्ट सीक्वेंसेस पर या लास्ट साइट पर टैग्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम टेंडम रिपीटेटिव डीएनए भी बोलते हैं। ये जो टैग्स हैं TAG के सीक्वेंसेस, यहां पर देखने को मिलता है कि आपके पास 100 से 1000 रिपीट्स इनके TAG के देखने को मिलते हैं, जहां पर थाइमीन का नंबर 1 से 2 हो सकता है, एडेनिन का नंबर 0 से 1 हो सकता है और ग्वानिन आपको 2 से 4 देखने को मिल सकते हैं। तो जनरली ये टेंडम रिपीटेटिव डीएनए जो होते हैं वो ग्वानिन रिच होते हैं। टेट्राहैमने की बात की जाए तो यहाँ पर ये TTGGG सीक्वेंस होता है, मतलब एडेनिन यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। ह्यूमंस की बात की जाए तो TTAGGGG सीक्वेंस देखने को मिलता है। तो ऐसे सीक्वेंसेस आपको हजारों बार देखने को मिलेंगे जो कि डीएनए के एंड में प्रेजेंट होते हैं या टीलोमेर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जब कभी भी लीनियर जीनोम में टीलोमेर शॉर्टनिंग होती है तो एक्चुअली में ये जो TTAGG के सीक्वेंसेस बार बार रिपीट हैं, यही कटते रहते हैं, यही शॉर्टन होते रहते हैं। तो इसीलिए आपके पास इतनी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती, क्योंकि एक्चुअल जीन्स जहां पर यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो तो आपके पास डीएनए में कहीं इंटरनल पोजीशंस पर है। जो लास्ट के कोने हैं जहां पे टीलोमेर्स हैं वहां पर जनरली टैग सीक्वेंसेस होते हैं, तो उनकी शॉर्टनिंग से आपको कोई फर्क जनरली नहीं पड़ता। बट अगर आपके पास ऐसा हो गया कि रेप्लिकेशन एक सेल का बार बार होता ही रह रहा है या एक डीएनए बार बार रेप्लिकेट करता ही रह रहा है, एक रेप्लिकेशन के बाद यहाँ पर इतने सीक्वेंसेस कम हो गए, दूसरे के बाद इतने हो गए, तीसरे के बाद इतने हो गए, चौथे के बाद इतने हो गए और मान लो 20 to 30 डिवीजन के बाद यहां तक आपके पास शॉर्टनिंग पहुंच गई। और अब एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है कि अब शायद आपकी यूजफुल इंफॉर्मेशन जो कि जीन्स हैं वो भी शॉर्टन हो सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हर एक सेल के पास, जनरली सोमैटिक सेल के पास, हेफ्लिक लिमिट प्रेजेंट होती है। ये हेफ्लिक लिमिट एक ऐसी लिमिट है जहां पर एक पर्टिकुलर सेल 40 से 50 तक ही डबल हो सकती है, उसके बाद उसकी डबलिंग अलाउड नहीं है। उसके बाद सेल में परमानेंट अरेस्ट आ जाता है। तो ये एक टाइप का प्रिवेंटिव मैकेनिज्म है, क्योंकि अगर एक सेल 40 से 50 तक डबलिंग करने के बाद खुद ही उसकी डेथ हो जाती है, तो 40-50 डबलिंग के बाद जितनी भी शॉर्टनिंग होगी वो शायद यहीं तक पहुंच पाए और जीन्स की शॉर्टनिंग ना हो, एक्चुअल जीन्स की। तो इसीलिए आपके पास हर एक सेल या हर एक नॉर्मल सोमैटिक सेल हेफ्लिक लिमिट दिखाती है, या उसमें एक तरीके का प्रिवेंटिव मैकेनिज्म है जिसको हम हेफ्लिक लिमिट बोलते हैं। तो एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम सोमैटिक सेल्स में तो होगी, बट उसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास हेफ्लिक लिमिट प्रेजेंट है। तो टीलोमेर शॉर्टनिंग होगी, इट्स अ टाइप ऑफ परमानेंट अरेस्ट जहां पर P16 रेटिनोब्लास्टोमा या P53 नाम के जीन्स एक्टिवेट होंगे जो कि CDK4 और साइक्लिन D को इनहिबिट कर देंगे, जिस वजह से सेल जो है वो S फेज में नहीं जा पाएगी और ऑफकोर्स ये बात S फेज में नहीं जा पाएगी तो रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा। बट अगर मैं सोमैटिक सेल्स को छोड़कर स्टेम सेल्स की बात करूं, चाहे वो एडल्ट स्टेम सेल्स हो, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हो या इसके अलावा जर्म सेल्स और कैंसर सेल्स हो, वहां पर टीलोमेर शॉर्टनिंग देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वहां पर एक एंजाइम जिसका नाम है टीलोमरेज वो एक्सप्रेस करता है। अब कुछ सेल्स में तो टीलोमरेज एक्सप्रेस करता है और कहीं पर आपको प्राइमिंग प्रोटीन्स भी देखने को मिल सकते हैं जो कि टीलोमेर शॉर्टनिंग को अवॉइड करते हैं या रोकते हैं। तो प्राइमिंग प्रोटीन्स का काम है कि कुछ जैसे एक्सेप्शनल बैक्टीरियाज हो गए जिनके पास लीनियर डीएनए है, ऐसा इसलिए लिखा गया क्योंकि जनरली बैक्टीरिया के पास सर्कुलर जीनोम होता है। तो कुछ बैक्टीरिया अगर जिनमें लीनियर डीएनए प्रेजेंट है, या कुछ बैक्टीरियल वायरस या एनिमल वायरसेस,
जहां पर लीनियर डीएनए देखने को मिल रहा है, अगर वहां पर एंड के जो डीएनए सीक्वेंसेस हैं वो रेप्लिकेट नहीं हो पा रहे हैं या एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो वहां पर एक प्राइमिंग प्रोटीन्स जाकर ऐड होते हैं। और इन प्राइमिंग प्रोटीन्स की खास बात है कि इनके ऊपर टायरोसिन नाम का अमीनो एसिड होता है जो कि OH ग्रुप प्रोवाइड करता है। और अगर टायरोसिन अपना OH ग्रुप प्रोवाइड कर दे तो ऑफकोर्स सी बात है, यहाँ पर ये एक टाइप के छोटे प्राइमर की तरह एक्ट करेगा और यहाँ पर डीएनटी भी इसको ऐड कर इन गैप्स को भर दिया जाएगा, तो कोई एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। बट अगर मैं बात करूं टीलोमरेज एंजाइम की, जो कि जनरली देखने को भी मिलता है इन द स्टेम सेल्स और इन द जर्म सेल्स और इन द कैंसर सेल, तो वहां पर टीलोमरेज एंजाइम एक आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। इसका मतलब है आरएनए की इन्फॉर्मेशन को लेगा और डीएनए का सिंथेसिस करेगा। इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी है, आरएनए की इन्फॉर्मेशन को यूज कर डीएनए का फॉर्मेशन करेगा। प्रोसेसेस एंजाइम है और एक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब है कि ये आरएनए और प्रोटीन दोनों से मिलकर बनता हुआ है, बट ये टेम्पलेट की तरह आरएनए का इस्तेमाल करता है। और जो आपके पास एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम के दौरान 3 प्राइम ओवरहैंग बन रहा था, उसे ये और लंबा कर देता है, उसे ये और एक्सटेंड कर देता है। कैसे? जैसे कि मान लो आपके पास टीलोमरेज एंजाइम है, इसके पास AAU CCCC सीक्वेंसेस बार बार रिपीट है, इसमें प्रोटीन पोर्शन भी है और इसके पास आरएनए पोर्शन भी है, इसीलिए हम इसे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन बोल रहे हैं। तो मान लो आपके पास एक डीएनए सीक्वेंस था जहां पर 3 प्राइम ओवरहैंग का जनरेशन हुआ या एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम देखने को मिली, इतना पार्ट रेप्लिकेट नहीं हो पा रहा किसी भी कारण से, तो यहां पर क्या होगा, टीलोमरेज नाम का एंजाइम बैठ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई स्टेम सेल, तो टीलोमरेज एंजाइम के पास क्योंकि सीक्वेंस है, तो ये क्या करेगा, TTAGG सीक्वेंसेस को ऐसे बार बार जुड़ जुड़कर सीक्वेंस को बढ़ाता रहेगा। तो इस तरीके से आपके पास जो पेरेंटल डीएनए है उस पर टैग्स बढ़ जाएंगे, या TTAGGG के सीक्वेंस अगर मैं ह्यूमंस की स्पेसिफिक बात करूं तो ये बढ़ जाएंगे। और अगर ऐसे सीक्वेंसेस आपको बहुत ज्यादा देखने को मिले तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, इन सीक्वेंस को एक्सटेंड किया जाएगा। यहां पर कैसे, अगर TTD सीक्वेंसेस बढ़ गए तो यहाँ पर एक प्राइमर डालो और प्राइमर डालने के बाद यहाँ पर इसकी एक्सटेंशन करो, और एक्सटेंशन के बाद यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज ये हेल्प कराएगा और लास्ट में डीएनए लाइगेज से जोड़ दिया जाएगा। तो इसके बाद होगा क्या कि आपके पास जो डीएनए की एक्चुअल लेंथ इतनी थी वो अब थोड़ी और बढ़ जाएगी। लास्ट में यहाँ पर सेम कंडीशन देखने को मिलेगी, प्राइमर रिमूव होंगे और प्राइमर रिमूव होने के बाद वापस से स्पेस को कोई नहीं भर सकता क्योंकि 3 प्राइमर ग्रुप अवेलेबल है ही नहीं। और अगर स्पेस को नहीं भर सकता, बट एटलीस्ट इतना तो हो गया है कि आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन और बढ़ गई है। तो अगर कोई एक्सोन्यूक्लियस का अटैक होता भी है इन केस, तो ये सारे सीक्वेंसेस हल्के हल्के कर हटेंगे और जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है जो कि प्रोजेनी में जाने वाली है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एडल्ट स्टेम सेल की बात करते हैं, जर्म सेल्स की बात करते हैं, तो वो लॉस नहीं होगी। तो इसीलिए टीलोमरेज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेम सेल्स के केस में और कैंसर सेल के केस में भी और जर्म सेल्स के केस पर भी। अब क्या होता है कि आपके पास जब भी ये टीलोमरेज एंजाइम अपना काम करता है और ये TTAGG के सीक्वेंसेस बार बार रिपीट जोड़ता ही जाता है, तो यहाँ पर इन रिपीट्स के जुड़ने के दौरान यहाँ पर कुछ शेल्टरिंग कॉम्प्लेक्स नाम के प्रोटीन्स बाइंड करते हैं। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमंस में TIN2, TPP1, TRF1, TRF2 और REP1 ये सारे ही प्रोटीन्स शेल्टरिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसे जैसे आपके पास ये टैग्स के सीक्वेंसेस बार बार रिपीट लगाते चले जा रहे हैं बाय द एंजाइम टीलोमरेज, तो आपके पास ये शेल्टरिंग कॉम्प्लेक्स भी बार बार जुड़ते ही जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और POT1 नाम के प्रोटीन भी बाइंड करते हैं जिन्हें हम प्रोटेक्शन ऑफ टीलोमरेज एंजाइम बोलते हैं, जो कि बेसिकली एक्सोन्यूक्लियस से बचाते हैं। तो जितने बार ये टैग्स जुड़ेंगे उतने बार ये शेल्टरिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स भी बाइंड करते जाएंगे। ऑल्दो मैंने अभी एक बार दिखा रखा है, ऐसे बहुत सारे शेल्टरिंग कॉम्प्लेक्स बार बार टैग्स में बाइंड करते ही जाएंगे। तो शेल्टरिंग कॉम्प्लेक्स का काम है टीलोमरेज को इनहिबिट करना। पहले यहाँ पे देखिए, शेल्टरिंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है, टीलोमरेज को इनहिबिट करेंगे। इसका मतलब यह है कि जब आपके पास टीलोमरेज एंजाइम जब काम करता ही रहेगा, जब टैग्स बहुत कम होंगे तो शेल्टरिंग कॉम्प्लेक्स जो इससे जुड़ेंगे उनके नंबर भी कम होगा। तो शेल्टरिंग कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, टीलोमरेज को एक्टिवेट करेगा उस टाइम पे, तो कि ठीक है टीलोमरेज काम करो और टैग्स को बढ़ाते रहो। बट जब एक ऐसी सीमा आ जाएगी कि टैग्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, शेल्टरिंग कॉम्प्लेक्स का नंबर भी बढ़ जाएगा इनके ऊपर प्रेजेंट टैग्स के ऊपर, तो शेल्टरिंग कॉम्प्लेक्स अब टीलोमरेज को इनहिबिट करने लग जाएंगे। तो यही बात लिखी गई है कि अगर शेल्टरिंग कॉम्प्लेक्स की लेंथ कम है तो टीलोमरेज को कम इनहिबिट किया जाएगा। बट अगर शेल्टरिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स बहुत ज्यादा बन चुके हैं क्योंकि टैग्स बहुत ज्यादा लग चुके हैं बिकॉज ऑफ टीलोमरेज फंक्शनिंग या एक्सेसिव टीलोमरेज फंक्शनिंग, तो अब टीलोमरेज को रोक देना चाहिए। जब टीलोमरेज का काम
खत्म हो जाता है, शेल्टरिंग कॉम्प्लेक्स टीलोमरेज एंजाइम को रोक देता है, तो लास्ट में क्या होता है कि आपके पास ये पॉट 1 नाम के प्रोटीन्स लास्ट कोने पर बेसिकली इसको बाइंड कर जाते हैं इन टीलोमर्स एंड को, प्रोटेक्शन ऑफ टीलोमर्स। तो ये बेसिकली प्रोटेक्ट करता है एक्सोन्यूक्लियस के थ्रू, और इसको हम टी लूप स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और यहाँ पर यह है कि जिस दौरान आपके पास टीलोमर्स में ये टी लूप स्ट्रक्चर बनता है, तो यहाँ पर 3 स्ट्रैंड देखने को मिलते हैं। देखो, फर्स्ट स्ट्रैंड ये है, सेकंड स्ट्रैंड ये है, और थर्ड स्ट्रैंड ये है। तो ये ट्रिपल स्ट्रैंड आपको देखने को मिलता है। तो ट्रिपल स्ट्रैंड 3 जगह पर आपको देखने को मिलता है। एक तो तब जब टीलोमरेज एक्टिविटी होती है, दूसरा तब आपने देखा था कि जब होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होता है, और तीसरा माइटोकॉन्ड्रियल रेप्लिकेशन, जब माइटोकॉन्ड्रिया में रेप्लिकेशन होता है उस दौरान भी ट्रिपल स्ट्रैंड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। जैसे मैंने बताया कि आपके पास ह्यूमंस में TIN1, TPP1, TRF1, TRF2 और REF1 नाम के प्रोटीन्स शेल्टरिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। लाइकवाइज आपके पास यीस्ट के केस में RIF1, RIF2 और REF1 ये बेसिकली शेल्टरिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं और टीलोमरेज को रोकते हैं। सिमिलरली आपके पास CDC13 ये एक्टिवेट करता है टीलोमरेज को, ताकि टीलोमरेज का रिक्रूटमेंट ज्यादा से ज्यादा हो और आपके पास टीलोमर शॉर्टनिंग को अवॉइड किया जा सके। तो ये था आपके पास एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम्स और टीलोमर शॉर्टनिंग और रेगुलेशन के बारे में। थैंक यू सो मच।